Good morning, good afternoon, good evening. I hope you all are fine and safe at home. So let me start today money and banking from macroeconomics. This is unit 2 children and this unit carries 6 marks. So in this unit we have some important topics and we are going to start today. So stay connected. Children, these are the certain contents of this chapter. Money, मीनिंग एंड सप्लाई ऑफ मनी, पैसा क्या है, उसे हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, सप्लाई ऑफ मनी क्या है, और M1 मेजरमेंट, मनी क्रिएशन प्रोसेस और वर्किंग ऑफ मनी क्रिएशन, मनी मल्टीप्लायर, सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शन. So these are the topics we have to do, children, in this chapter or in this unit. Let's move with the first topic, that is money. First of all, what do you mean by money? Money यानी पैसा क्या है? Money means which is commonly accepted as a medium of exchange. Money क्या है? Which is commonly accepted as a medium of exchange. We know well कि हमारी इकोनॉमी के अंदर पहले पैसा नहीं था, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज था, जहाँ गुड्स के बदले गुड्स एक्सचेंज किए जाते थे. दैट इज़ बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज, CC इकोनॉमी. क्योंकि बार्टर सिस्टम की कुछ डीमेरिट्स थी. हमारे पास लैक ऑफ स्टोरेज, लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, lack of transferring, lack of double coincidence of bond. These are the certain problems due to which it arises the need of money, and money got evaluated in our economy. So anything which is commonly accepted, money को हम किस लिए यूज़ करते हैं? गुड्स के एक्सचेंजिंग के लिए, ताकि हम पैसा देके कुछ भी मार्केट से खरीद सकें. हमें गुड्स नहीं देने पड़ते, अब हम पैसे देके कुछ भी मार्केट से खरीद सकते हैं. सो दैट इज़ मनी. अब हमारी इकनॉमी के अंदर मॉडर्न इकनॉमी है जो कि हमारी, तो मनी किस तरीके से यूज़ की जाती है? कैश फॉर्म में, बैंक डिपॉजिट्स फॉर्म में. मींस हम पैसे को कैश, चेक यूज़ करते हैं, डेबिट्स कार्ड का यूज़ करते हैं आजकल, करेंसी नोट्स, कॉइन, दीज आर इन यूज़, एंड ई कार्ड्स, ई मनी. सो द नेक्स्ट वन इज चिल्ड्रन सप्लाई ऑफ मनी. सप्लाई ऑफ मनी क्या है? अब मनी और सप्लाई ऑफ मनी दोनों में डिफरेंस है, दोनों सेम नहीं है. मनी दैट इज़ कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम एक्सचेंजिंग के लिए यूज़ करते हैं. सप्लाई ऑफ मनी इज़ डिफरेंट कंसेप्ट, दैट इज़ अ स्टॉक कंसेप्ट. हमने नेशनल इनकम में किया था. सप्लाई ऑफ मनी मीन्स कि जो पैसा लोगों के पास एक समय पे पड़ा है, या हम कहें कि टोटल क्वांटिटी ऑफ मनी इन सर्कुलेशन इन द इकोनॉमी विद द पब्लिक एट अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम, कि लोगों के पास जो पैसा है जो सर्कुलेट हो रहा है, इधर से उधर जा रहा है पब्लिक के बीच में ही, दैट इज सप्लाई ऑफ मनी. तो सप्लाई क्या है? स्टॉक, जो पैसा पड़ा है. पैसा क्या होता है? हम स्टॉक करके यानी सेविंग करते हैं मनी की. सो इट विल बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक कंसेप्ट. सो व्हाट वी कैन से, स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन अमंग द पब्लिक, जो लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में सर्कुलेट हो रहा है पैसा, दैट विल बी नोन एज सप्लाई ऑफ मनी, और यू कैन से स्टॉक ऑफ मनी. अब हमारे पास बुक्स में बेटा 4 मेजरमेंट्स हैं, लेकिन हम सिर्फ M1 मेजरमेंट करेंगे विच इज़ इंपॉर्टेंट. And according to the NCERT syllabus we have to do only M1 measurement. Ignore other measurement, no need to do. So M1 measurement के कितने components है? So these are 2 components and this question can be asked for 1 mark also and for 3 marks also, and this is an important question, बहुत easy और simple. M1 measurement के components कितने हैं बेटा? हमारे पास 2 components, C and DD. अब C and DD means C refers to currency held with the general public in the form of notes and coins. DD refers to demand deposits which is held by the commercial bank. What are those demand deposits? Net demand deposit. Net क्यों बोल रहे हैं हम लोग इसमें? Net consider क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो demand deposits जो commercial banks के पास पड़े, लोगों का पैसा पड़ा है, ठीक है, या RBI के पास पड़ा है, लेकिन अगर किसी कमर्शियल बैंक का पैसा दूसरे बैंक के पास पड़ा है तो वो हम कंसिडर नहीं करते. तो interbank deposits which a commercial bank holds in other commercial banks are not to be regarded as part of money supply. What we will consider as a part of money supply beta? Demand deposits. Demand deposits क्या होते हैं? Checkable deposits through which we can withdraw the money at any time. Demand deposits वो deposits होते हैं जिनके अगेंस्ट हम पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, चेकेबल फॉर्म में. ये चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं. अब सपोज़ मुझे किसी का पैसा देना है, जैसे हमारे सेविंग करंट अकाउंट्स होते हैं, हम किसी का पैसा देना है तो हम चेक फॉर्म में दे सकते हैं. एज वी नो कि चेक पेयर और पे के आपसी ट्रस्ट में ही इशू किया जाता है, लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स की अगर हम बात करें तो ये वो डिपॉजिट्स हैं जो चेकेबल डिपॉजिट्स होते हैं, जिनके अगेंस्ट हम किसी को भी चेक दे सकते हैं या चेक के थ्रू पेमेंट बैंक से निकलवाई जा सकती है.
क्लियर? सो दैट इज़ द दीज आर द कॉम्पोनेंट्स. अब आपसे अगर 1 मार्क्स में पूछा जाए तो आप जनरली C+DD बता सकते हैं, दैट इज़ करेंसी हेल्ड विद द पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स. और अगर आपसे 3 मार्क्स में पूछा जाए तो आप पहले शॉर्ट में शो करिए, देन इन दोनों पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिए. नाउ नेक्स्ट, मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम. एज आई हैव रिटन हियर, दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन फॉर 6 मार्क्स और 4 मार्क्स. ये जनरली एग्जाम में आता है और फाइनली आता ही आता है, दैट इज़ तो श्योर. फॉर 4 मार्क्स का तो एश्योर है कि आना ही आना है. रेयर चांसेस हैं इसके अब 6 मार्क्स में आने के. पहले 6 मार्क्स में आता था क्योंकि हमारे पास 6 मार्क्स की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी, वहाँ क्वेश्चन 6 के ज़्यादा आते थे. अभी 6 मार्क्स के हमारे क्वेश्चन रिड्यूस हो गए हैं तो अब ये 4 मार्क्स में कन्वर्ट कर दिया गया है, लेकिन इसके 101% चांसेस है पेपर में आने के. सो व्हाट डू यू मीन बाय मनी क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंकिंग सिस्टम? और वी कैन से वर्किंग ऑफ मनी मल्टीप्लायर, वी कैन ऑल्सो say as lending process of banks, or we can say deposit creation, otherwise credit creation also. These are the certain names through which question can be asked. Working of money multiplier. Let me recall you one thing, important thing, कि हमने इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में क्रेडिट मल्टीप्लायर किया था, सॉरी इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर किया था. ठीक है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट विच इज डिनोटेड एज के. मनी मल्टीप्लायर इज अ डिफरेंट कंसेप्ट विच वी आर डूइंग इन दिस चैप्टर. तो अगर एग्जाम में क्रेडिट मल्टीप्लायर, मनी मल्टीप्लायर वर्ड यूज़ किया जाए, इट मीन्स आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर एक्सप्लेन नहीं करना. ये नॉर्मल सी गलती बच्चे कर जाते हैं बेटा एग्जाम में. आप क्या एक्सप्लेन करोगे? मनी मल्टीप्लायर, क्रेडिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट मल्टीप्लायर, डिपॉजिट क्रिएशन, मनी क्रिएशन, क्रेडिट क्रिएशन, लैंडिंग प्रोसेस, कुछ भी वर्ड यूज़ किया जाए आंखें बंद करके हमें मनी क्रिएशन को एक्सप्लेन करना है. क्लियर? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर अगर वर्ड यूज़ किया जाए तो हम कहाँ चले जाएंगे? इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में, यूनिट में जो हमने इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर प्रोसीजर किया था, जो वर्किंग मॉडल किया था, वो हम एक्सप्लेन करेंगे. दैट टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन. ओके, नाउ हाउ डू बैंक्स क्रिएट मनी? लोग बैंक्स पैसा कैसे क्रिएट करते हैं? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए. कमर्शियल बैंक्स की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे. कमर्शियल बैंक्स पैसा क्रिएट करते हैं. अब कमर्शियल बैंक किस तरीके से करते हैं? डिमांड डिपॉजिट्स के थ्रू. जनरल पब्लिक जो बैंक्स में पैसा जमा करती है, उसी पैसे को यूज़ करके कमर्शियल बैंक्स आगे लोन देते हैं. तो इस वे के थ्रू, इस प्रोसेस के थ्रू डिमांड क्रिएशन की जाती है, यानी डिपॉजिट क्रिएशन किया जाता है या मनी क्रिएशन किया जाता है. सो क्रेडिट क्रिएशन रेफर्स टू द नंबर ऑफ टाइम्स कमर्शियल बैंक्स कैन क्रिएट मनी थ्रू लोन्स टू द कस्टमर. लोगों से ही पैसा लेके आगे लोन आगे दिया जाता है. अब सपोज़ कि एज अ कस्टमर हमने बैंक में पैसा जमा किया, उसके ऊपर बैंक जो इंटरेस्ट देगा हमें, वो रेट थोड़ा कम रहता है. लेकिन जो लोन बैंक हमें देगा, जब हम बैंक से लोन लेंगे उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट चार्ज करेगा. तो जो बैंक लोन इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा वो नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट से लार्ज रहता है, ग्रेटर वैल्यू रहती है, वो इंटरेस्ट ज़्यादा रहता है. आई रिपीट, जो हमारे डिपॉजिट्स के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा वो कम मिलेगा, लेकिन अगर हम बैंक से लोन लेंगे तो उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट ज़्यादा चार्ज करता है. तो इन दोनों इंटरेस्ट के बीच का जो गैप होता है, दैट इज़ नोन एज प्रॉफिट. ये बैंक का प्रॉफिट कमाने का तरीका है. अब कमर्शियल बैंक क्या कर रहे हैं? दे एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर्स एंड प्रोवाइड लोन टू देम. कस्टमर से पैसा लेते हैं और फिर उन्हें लोन देते हैं. अब कितना पैसा क्रिएट करेंगे ये डिपेंड करता है हमारी लीगल रिजर्व रेशो के ऊपर. हमारी लीगल रिजर्व रेशो के ऊपर हमारी 2 लीगल रिजर्व रेशोज़ हैं, CRR एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. ठीक है, कैश रिजर्व रेशो एंड स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो. अब हम कोई भी रेशो यूज़ करें, लेकिन हमें पता है कि SLR, जहाँ डिपॉजिट की कुछ परसेंटेज एज रिजर्व बैंक अपने ही पास रखता है, तो हम यहाँ कौन सी रिजर्व रेशो लेंगे? CRR. आप लीगल रिजर्व रेशो भी यहाँ नोट डाउन कर सकते हो, लिख सकते हो बेटा, और CRR भी नोट डाउन कर सकते हो. सो व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ क्रेडिट क्रिएशन? 1/CRR मल्टीप्लाइड विथ इनिशियल डिपॉजिट, दैट इज़ अ फॉर्मूला. क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू 1/CRR. इनिशियल डिपॉजिट्स मीन्स कि स्टार्टिंग में प्राइमरी डिपॉजिट यानी स्टार्टिंग का डिपॉजिट, फर्स्ट राउंड का डिपॉजिट बैंक में कितना आया, जिसके थ्रू आगे फर्दर मनी क्रिएशन किया जाएगा. क्लियर? सो अब सपोज करते हैं कि हमने CRR 10% डिसाइड की. हमने क्रेडिट रिजर्व रेशो कितनी कंसिडर की? 10%, यानी टोटल डिपॉजिट का रिजर्व कितना रखेगा बैंक? 10%. अब जितना कम रिजर्व बैंक रखेगा उतना ही ज़्यादा लोन कैपेसिटी रहेगी, यानी 90% लोन में जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब हमें इतना भी पता 10% रिजर्व में जा रहा है, यानी 90% क्या रहेगा हमारा? लोन में जाएगा. तो उसका 90% लगा लो कि 1000 इनिशियल डिपॉजिट है, तो 90% कितना हो जाएगा उसका? लोन में जाएगा. हम वो भी फाइंड आउट करके देखते हैं.
अब हमारी क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या था, 1/CRR मल्टीप्लाइड विद इनिशियल डिपॉजिट्स। अब क्रेडिट रिजर्व रेशियो कितनी कंसिडर किया बेटा हमने, 10%, तो 1/10%, 10% का 100 ऊपर आ गया। इनिशियल डिपॉजिट हमारे कितने हैं, 1000 है हमारे पास। अब अगर यहाँ पे ज़ीरो मिसिंग हो गया है, दैट इज़ 1000, 100 लिखा हुआ बेटा, प्लीज़ करेक्टेड। तो 1000 है हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्रेडिट क्रिएशन की वैल्यू आ जाती है 10,000, यानी बैंक इनिशियल डिपॉजिट, सपोज एक कस्टमर ने 1000 डिपॉजिट किया, उस 1000 रुपये से कितना पैसा क्रिएट किया जाएगा, कितनी मनी फर्दर क्रिएट की जाएगी, डिपॉजिट क्रिएशन किया जाएगा, दैट इज़ ₹10,000, यानी बैंक 10,000 रुपये उससे क्रिएट करेगा, 10,000 का फ़ायदा। चलो अब प्रोसीजर देखते हैं किस तरीके से करता है। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट राउंड। फर्स्ट राउंड में इनिशियल डिपॉजिट कितना है, 1000। अब बैंक ने उसका 10% रिजर्व में रखा, यानी 100 रुपये, और बाकी का लोन में दे दिया, यानी 900 किस में गया, लोन में। अब जो 900 का लोन दिया है ये सेकेंडरी डिपॉजिट बनेगा सेकेंड राउंड में, यानी फिर से एक नया डिपॉजिट बन जाएगा बैंक के पास, वो कस्टमर वापस भी देगा जिसने लोन लिया है। अब एक ये नया डिपॉजिट बन गया, उसका 10% फिर से रिजर्व रखा, 90 रुपीज़, फर्दर एक नया लोन दिया 810 का, अगेन ये बैंक के पास वापस आएगा, फिर से एक नया डिपॉजिट बन जाएगा, फिर से एक नया अकाउंट खुल जाएगा बैंक के पास, फिर से 10% रिजर्व में जाएगा, बाकी का 90% लोन में जाएगा। अब ये प्रोसीजर कब तक कंटिन्यू रखें, हमें कैसे पता चले कि प्रोसीजर कब तक चलेगा, हम एक एक स्टेप फाइंड आउट करके नहीं दिखा सकते, लॉन्ग प्रोसीजर हो जाएगा बेटा। सो व्हाट टू डू, अभी हमने फाइंड आउट किया कि कैश क्रेडिट क्रिएशन कितना किया जाएगा, ₹10,000 का, यानी टोटल डिपॉजिट्स कितने के बन जाएंगे बैंक के पास एट लास्ट, 10,000 के, और रिजर्व में कितना जाएगा ये कैसे पता चले हमें। अब स्टार्टिंग डिपॉजिट्स कितने थे, 1000, यानी सपोज मैं एज ए कस्टमर हूँ, मैंने बैंक में 1000 डिपॉजिट किए थे, तो यानी मुझे वो अपना 1000 वापस चाहिए, और इंटरेस्ट जो लगेगा, इंटरेस्ट हम इसमें शो ही नहीं कर रहे इस टेबल में ना, इंटरेस्ट इज सेपरेट थिंग, तो हम 1000 डिपॉजिट जो मैंने जमा किया वो मुझे वापस चाहिए, तो बैंक रिजर्व में कितना रखेगा मेरे लिए, 1000 कि मुझे कस्टमर को वापस करना है। अब बाकी का यानी 10,000 माइनस 1000 कितना बचा हमारे पास, 9000, यानी बैंक 1000 वापस करने के बाद कितना लोन क्रिएट कर रहा है मेरे पैसे से, 9000 का, यानी 9000 का लोन दिया। सो दिस इज़ अ मनी क्रिएशन प्रोसेस। आई होप दिस प्रोसेस इज क्लियर चिल्ड्रन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। Let's discuss with central bank and its functions. This is also an important topic children. Please don't be confused कि CBSE ने क्या कट किया है क्या नहीं कट किया। एक टॉपिक में कुछ हमारे पॉइंट्स लेस कर दिए, लेकिन वही पॉइंट्स हमारे नेक्स्ट टॉपिक यानी नेक्स्ट इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट चैप्टर में यूज़ हुए हैं। सो वी विल कंटिन्यू विद ऑल द पॉइंट्स। सेंट्रल बैंक एंड इट्स फंक्शंस। The first point is central bank is the apex institution. Central bank is the apex institution means that is the main bank of all the other banks. It is the apex bank, सभी बैंकों के ऊपर मेन बैंक है जो सभी बैंक्स को सुपरवाइज करता है। And it was established in 1935. कब एस्टेब्लिश हुआ ये बैंक, 1935 में। सबसे पहले इसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई 1935 में। हमारे इंडिया के अंदर हम सेंट्रल बैंक को RBI के नाम से जानते हैं, दैट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा जो सेंट्रल बैंक है हमारे इंडिया का मेन बैंक है जो सभी बैंक्स को रेगुलेट करता है। जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं, जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, सब कमर्शियल बैंक्स उन रूल्स को फॉलो करता है। और वो रूल्स बनाता कौन है, कौन रेगुलेट करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जिसको कंप्लीट ऑथराइजेशन है, लीगली ऑथराइजेशन मिली है, जो करेंसी इशू करता है। तो सभी कमर्शियल बैंक्स किसे फॉलो करते हैं, RBI को। ये हमारा सेंट्रल बैंक है क्या। अब इसके फंक्शंस, what are the functions of the central bank? The first one is authority of currency issue. करेंसी इशू करने की अथॉरिटी किसके पास है, सेंट्रल बैंक के पास, जो जिसे हम कहते हैं लीगली ऑथराइजेशन किसके पास मिली हुई है, किसके पास है बेटा, RBI के पास। बैंकर टू द गवर्नमेंट, बैंकर्स बैंक, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट, दीज आर द सर्टन फंक्शंस। अब अथॉरिटी ऑफ करेंसी इशू, हम फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं एक बार। सेंट्रल बैंक के पास सोल अथॉरिटी है करेंसी इशू करने की हमारी कंट्री के अंदर। RBI प्रमोट करता है हमारे फाइनेंशियल सिस्टम को एफिशिएंटली, सही तरीके से। तो सेंट्रल बैंक के हाथ में पूरा कंट्रोल है मनी की सप्लाई को लेकर के, कितना पैसा मनी यानी मनी हमारी सर्कुलेट करनी है, कितनी नहीं करनी, ये पूरा कंट्रोल रहता है सेंट्रल बैंक के हाथ। सेकेंड पॉइंट इज बैंकर टू द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के लिए बैंकर का काम किस तरीके से करता है चिल्ड्रन, सेंट्रल बैंक एक बैंकर की तरह काम करता है गवर्नमेंट के लिए। किस तरीके से करता है, एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक
बहुत लंबे नंबर ऑफ रूटीन बैंकिंग फंक्शंस को संभालता है। इट प्रोवाइड्स अ लार्ज नंबर ऑफ रूटीन बैंकिंग फंक्शंस टू द गवर्नमेंट। उनके बैलेंसेस को मेंटेन करता है, उन्हें अरेंज करता है, उनके फंड्स को मैनेज करता है, गवर्नमेंट को लोन प्रोवाइड करता है, ठीक है, और उनकी बजटरी रिसीट्स एंड पेमेंट्स को संभालता है। एज एन एजेंट गवर्नमेंट के लिए काम करता है। फॉर एग्जांपल कि टैक्स कलेक्ट किस तरीके से किए जाए उसके लिए पॉलिसीज़ प्रोवाइड करता है, उनके पब्लिक डेब्ट्स को मैनेज करता है। एज एन फाइनेंशियल एडवाइज़र गवर्नमेंट के लिए काम करता है। तो एज अ बैंकर गवर्नमेंट के लिए आरबीआई बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, बहुत फंक्शनिंग है उसकी। एज एन एजेंट, एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, एज अ बैंकर, लोन प्रोवाइड करना, उनके खातों को संभालना, टैक्स कलेक्ट कैसे करना है, पॉलिसीज़ फॉर्मुलेशन का काम, ये सब रहता है सेंट्रल बैंक के हाथ में ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। एंड चिल्ड्रन, दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट which can be asked separately. So the next point now, बैंकर्स बैंक। बैंकर्स बैंक यानी कि बैंकों के ऊपर बैंक है, मेन बैंक है सभी बैंकों के ऊपर, क्योंकि जितने भी कमर्शियल बैंक्स हैं उन सब के ऊपर कौन रेगुलेट कर रहा है, किस कौन रेगुलेट कर रहा है बेटा, सेंट्रल बैंक। पूरा होल्ड किसका है, सेंट्रल बैंक का, जो लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को ज़रूरत के समय पे, उनकी रूटीन बैंकिंग फंक्शंस को संभालता है, लाइक चेक क्लियरिंग, रेमिटेंसेस फैसिलिटीज़, ये सब किसके हाथ में है, सेंट्रल बैंक के हाथ में। एज अ सुपरवाइज़र भी काम कर रहा है और एज अ रेगुलेटर भी काम कर रहा है हमारे बैंकिंग सिस्टम के लिए। जो रूल्स है वो सेंट्रल बैंक बना रहा है, चाहे वो लाइसेंसिंग को लेके हो, ब्रांच एक्सपेंशन करनी हो, असेट्स की लिक्विडिटी हो, बैंक्स का मर्जिंग हो जिसे हम एमलगमेशन कहते हैं। आप लोग ने अकाउंट्स में पढ़ा है बेटा ये टर्म्स। लिक्विडेशन, लिक्विडेशन क्या होता है, द वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। लिक्विडेशन मीन्स द वाइंडिंग अप ऑफ बैंक्स। तो ये सब काम किसके हाथ में है, हमारे आरबीआई के हाथ में। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दैट इज लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मीन्स आखिरी चारा। जब कमर्शियल बैंक्स को किसी भी अदर बैंक से लोन नहीं मिलता है तो उन्हें एक आखिरी चारा जो फंड प्रोवाइड करेगा वो कौन मिल जाता है, कि कौन ज़्यादा क्रेडिट प्रोवाइड करने वाला है उनके, क्योंकि जब मार्केट में सब बैंक्स हाथ खड़े कर देते हैं, ठीक है, तो सिर्फ सेंट्रल बैंक ही है जो एज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का काम करता है। और अगर सेंट्रल बैंक रिफ्यूज़ कर दे हेल्प करने के लिए तो बैंक के पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता, तो उन्हें अपने बैंक को बंद करना पड़ता है। लास्ट पॉइंट इज कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है, दैट इज अ क्रूशियल फंक्शन विच इज प्लेड बाय एनी सेंट्रल बैंक इन द मॉडर्न टाइम्स। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स, टू कंट्रोल द मनी सप्लाई एंड थ्रू विच वेज, दैट इज क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव टूल्स और क्वांटिटेटिव टूल्स के थ्रू ये मनी की सप्लाई को कंट्रोल करते हैं। क्वांटिटेटिव जो मॉनेटरी फॉर्म में होंगे, क्वालिटेटिव जो फीचर्स फॉर्म में होंगे, जो मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड नहीं होंगे वो अदर फॉर्म्स में हमें मिलेंगे। चलो देखते हैं क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव टेक्निक्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल, कैसे कंट्रोल किया जाए। द फर्स्ट पॉइंट इज बैंक रेट पॉलिसी। बैंक रेट इज द रेट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन्स टू द कमर्शियल बैंक। बैंक रेट वो रेट है जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। अब बैंक रेट हमने बता दिया कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन देता है। बैंक रेट और रेपो रेट दोनों ही सेम टर्म है जहाँ सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक्स को लोन दे रहा है, लेकिन बैंक रेट पॉलिसी वो है जहाँ कमर्शियल बैंक्स को लॉन्ग टर्म लोन्स दिए जा रहे हैं, और रेपो रेट मीन्स जहाँ शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए लोन दिया जाता है। तो इसके थ्रू मनी की सप्लाई को कंट्रोल किया जा सकता है। देखो जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो, जब मार्केट में इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन हो तो बैंक रेट को कम या फिर ज़्यादा किया जाएगा। अब अगर हमें लोगों के पास पैसा ज़्यादा पहुंचाना है, हम चाहते हैं कि मनी की सप्लाई बढ़े, तो बैंक रेट को कम कर दो। यानी जब डिफ्लेशन की सिचुएशन हो तो बैंक रेट को कम कर दो, इन्फ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट को बढ़ा दो। क्लियर? बैंक रेट विल राइज इन केस ऑफ इन्फ्लेशन, ताकि लोगों के पास पैसा कम जाए, और डिफ्लेशन की सिचुएशन में बैंक रेट्स को कम कर दो। सेकेंड पॉइंट है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस मीन्स जहां ओपनली मार्केट के अंदर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को या बॉन्ड्स को खरीदने और बेचने का काम किया जाता है सेंट्रल बैंक द्वारा फ्रॉम द जनरल पब्लिक। सो अब जब हमारी कंट्री के अंदर से हमें फॉर एग्जांपल लेते हैं, चलो बाय सेलिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा जाएगा, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेचेगा तो हमारी कंट्री को क्या फ़ायदा होगा। जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेंट्रल बैंक बेचेगा, खरीदेगा कौन पहले, कमर्शियल बैंक। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को बेचा सेंट्रल बैंक ने, कमर्शियल बैंक्स ने खरीदा, तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हो गया, यानी मनी सप्लाई कम होगी इकोनॉमी के अंदर, क्योंकि उनके पास पैसा देने के लिए होगा नहीं। तो
सेंट्रल बैंक क्या करेगा, जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को बेचेगा, डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा। जब कमर्शियल बैंक से खरीदेगा तो कमर्शियल बैंक को पैसा देगा, कमर्शियल बैंक के पास पैसा आएगा तो जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा बढ़ जाएगा। आई रिपीट, इन्फ्लेशन के केस में सिक्योरिटीज़ को बेचेगा ताकि मार्केट से डिमांड को कम किया जा सके, पैसा लिक्विडिटी को सॉक किया जा सके। और जब सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा, क्यों खरीदेगा, क्योंकि मार्केट की डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है, लोगों के पास मनी की सप्लाई को बढ़ाना है, जनरल पब्लिक के हाथ में पैसा ज़्यादा देना चाहते हैं। थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट, CRR एंड SLR लीगल रिजर्व रेशोज हैं, जो कि हमारी कैश रिजर्व रेशो वो रेशो होती है जिस परसेंटेज में सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक अपने टोटल डिपॉजिट्स की कुछ परसेंटेज एज रिजर्व सेंट्रल बैंक के पास रखवाता है, और SLR होता है जहां टोटल डिपॉजिट्स और गोल्ड अनएनकम्बर्ड सिक्योरिटीज़ की कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक अपने पास ही रिजर्व के रूप में रखता है। ये दोनों में डिफरेंस है। तो अगर हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम क्या करें, रिजर्व रेशो बढ़ा दें ताकि हमारी मनी की सप्लाई कम हो, CRR हो चाहे SLR हो। जब हमें इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम क्या करेंगे, दोनों ही रेट्स को बढ़ा देंगे। डिफ्लेशन को कंट्रोल करना है तो हम दोनों को कम कर देंगे ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, हम लोन ज़्यादा दे सकें, मनी की सप्लाई को रेज़ किया जा सके। अब ये हमारे आगे क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स, अब तक तो हमारे थे क्वांटिटेटिव जो हमें मॉनेटरी फॉर्म में समझ में आ रहे थे, अब एक क्वालिटेटिव है जो नॉन मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमारे, इनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं। चलो, मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स हमने कोई रेशो कम नहीं की, ठीक है, हमने कुछ इसमें परसेंटेज नहीं डिसाइड की हैं, कुछ डिफरेंस रहेगा। अब हम देखते हैं किस तरीके से मार्जिन रिक्वायरमेंट, ये हमारा क्वालिटेटिव टूल है। मार्जिन रिक्वायरमेंट मीन्स जो कि लोन पे रखा जाता है। हमने गोल्ड लोन लिया बैंक से, अब गोल्ड लोन ले रहे हैं, 10 लाख का हम लोन मांग रहे हैं बैंक से, तो बैंक उसके बदले कम से कम 20 लाख का हमसे गोल्ड मांग रहा है, तो 10 लाख का बीच में क्या है, मार्जिन है। अब बैंक क्या करेगा, अगर मार्केट में इन्फ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखेगा, अगर मार्केट में डिफ्लेशन है तो मार्जिन रिक्वायरमेंट कम रखेगा, ठीक है, ताकि लोगों के पास पैसा ज़्यादा जाए, मनी की सप्लाई को रेज़ किया जा सके। आई रिपीट, मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी रेज्ड इफ देयर इज इन्फ्लेशन इन द मार्केट, मार्जिन रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड इफ देयर इज डिफ्लेशन इन द मार्केट, ताकि मनी की सप्लाई को बढ़ाया जा सके। लीगल परसुएशन, लीगली परसुएड किया जाता है, मॉरली प्रेशराइज किया जाता है कि जो हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन्हें फॉलो करें। अपनी मर्ज़ी से कोई रूल्स नहीं बना सकते वो लोग, जो गवर्नमेंट, जो हमारी RBI ने रूल्स बनाए हैं वही उन्हें फॉलो करने हैं, बाय हुक और बाय क्रुक। तो गवर्नमेंट क्या कहती है, RBI क्या कहती है कि जब मार्केट में इन्फ्लेशन हो तो रेट्स को हाई रखो, जब मार्केट में डिफ्लेशन हो तो अपने रेट्स को लिबरल रखो, ताकि जनरल पब्लिक पैसा यानी बैंक से लोन ले सके। क्लियर दीज पॉइंट्स? सो दीज आर द क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल. Okay, now there are some important terms which we had not discussed in between, that is high powered money, time deposits and bank money. टाइम डिपॉजिट्स बेटा, डिमांड डिपॉजिट्स हमने पढ़ा कि दोज आर चेकेबल डिपॉजिट्स अगेंस्ट विच वी कैन विदड्रॉ मनी एनी टाइम फ्रॉम द बैंक. लेकिन टाइम डिपॉजिट्स हमारे लाइक टर्म डिपॉजिट्स होते हैं, FDs एंड RDs, जिसके बदले हम लोग बैंक से पैसा किसी भी समय नहीं निकाल सकते. ये हमारे फिक्स डिपॉजिट्स होते हैं, RDs हों FDs हों, यहाँ हम बैंक में पैसा जमा कर देते हैं फिक्स टाइम पीरियड के लिए. अपनी मर्ज़ी से कभी भी पैसा नहीं निकाला जा सकता, लेकिन हाँ एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद पैसा हमें मिल जाता है. सो दीज आर नॉन चेकेबल डिपॉजिट्स एज टाइम डिपॉजिट्स और यू कैन से टर्म डिपॉजिट्स. अब हाई पावर्ड मनी क्या है? हमने सप्लाई ऑफ मनी में किया वो पैसा जो लोगों के पास पड़ा है, दैट मनी हेल्ड विद द पब्लिक, जनरल पब्लिक, दैट इज व्हाट इज नोन एज सप्लाई ऑफ मनी. हाई पावर्ड मनी क्या है? द मनी विच इज़ हेल्ड बाय द जनरल पब्लिक और बाय द कमर्शियल बैंक्स. लोगों का पैसा जो खुद के पास या बैंक के पास पड़ा है, किसी भी फॉर्म में पड़ा है, दैट ऑल विल बी नोन एज हाई पावर्ड मनी. एंड बैंक मनी क्या है? डिमांड डिपॉजिट्स जो कमर्शियल बैंक क्रिएट करता है उसे हम क्या कहते हैं? बैंक मनी, बैंक के द्वारा बनाया गया पैसा. सो दैट इज़ द डिफरेंट टर्म्स, मनी, सप्लाई ऑफ मनी, हाई पावर्ड मनी, बैंक मनी एंड टाइम डिपॉजिट्स. लेट मी रिपीट दिस टू टर्म्स, हाई पावर्ड मनी एंड बैंक मनी. High powered money is the currency which is issued by the central bank, which can be held by the public or by the commercial banks and is called the high powered money. And bank money is demand deposits which are created by the commercial banks
and are called bank money. Clear these terms? So with these terms, with these little terms, this chapter is completed here. Stay connected people, stay safe at home. Thank you, have a nice day.